हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीआर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है वो जीएस वर्ड द्वारा पब्लिश किया गया टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो आपके अभी ये जो किया जाएगा वो पॉलिटी से रिलेटेड है और आप लोगों को जैसा कि पता है कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। पोस्ट तो बहुत कम है, 170 75 पोस्ट, 73 पोस्ट। इससे क्या होगा, कुछ नहीं यार। देखा जाए तो 7-8 सालों में ये सबसे कम पोस्ट है, लेकिन फिर भी आप लोग निराश ना हो और अपनी मेहनत को जारी रखें। हो सकता है कि पोस्ट में कुछ और ऐड किए जाएं और पोस्ट बढ़ कर के 200-300 पोस्ट हो जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, मेरे साथ बने रहिए और पढ़ने के साथ साथ जो है रिवीजन करते रहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंततः यही जो है फ़ायदेमंद होगा। और जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो भी जैसे कि अभी पता चला कि 2-3 दिन में, मतलब ये कह सकते हैं कि मिड मार्च तक जो है आपका घटना सार और जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर है या फिर से ये घटना चक्र वाला करंट अफेयर, ये दोनों आ जाएगा। तो यह आने के बाद जो है इसका भी वीडियो बनाया जाएगा और ये भी अच्छे से आपको जो है इसे भी कवर कराया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी इसका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से जाकर के आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक नई उम्मीद नए हौसले के साथ। जैसा कि नोटिफिकेशन आ गया है, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो अपनी पूरी ऊर्जा पूरी क्षमता के साथ जो है इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक रही बात होली की, तो होली 1-2 दिन आप लोग एंजॉय करने के बाद जो है फिर अपने जो आपका जो वर्तमान समय में परम कर्तव्य है उसकी ओर अग्रसर होइएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसे शामिल किया गया था। अगर हम बात करें तो 1976 में कांग्रेस पार्टी, जिसमें आंतरिक आपातकाल के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था 1975-77 के बीच में, इसी समय 42वां संविधान संशोधन किया गया था और 42वां संविधान संशोधन किया गया और स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसके आधार पर जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। संविधान सभा के समितियों एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं और कौन इसमें सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यह समिति दी गई है और यह इसके अध्यक्ष दिए गए हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। अगर साथियों इसमें गलत की बात किया जाए तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, इसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। इसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है, जे.बी. कृपलानी, ठीक। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। और अगर हम बात करें एच.सी. मुखर्जी की, एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, समिति से रिलेटेड जो अगर क्वेश्चन बन जाए तो कन्फ्यूज मत होइएगा। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे और जे.बी. कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अन्य विकल्प सही सुमेलित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को कौन हल करता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, जैसे अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद की जांच का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इसका निर्णय अंतिम होगा। फिर इसके खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा और यदि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगा। और इसका प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद जो है 71 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए सही है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में एक संशोधन किया गया और इसमें कुछ है, मतलब कह सकते हैं कुछ व्यापक बदलाव किए गए, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक स्वतंत्रता, याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा प्रावधान जो है पहली बार किया गया था और 1947 के बाद सीधे 2002 में किया गया था, ठीक है। जिसमें यह कहा गया था कि भारत का कोई भी नागरिक
अपने घर, कार्यालय या कारखानों में यदि राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहता है तो उसे उसकी अनुमति दी गई थी। ठीक है, और यह प्रावधान कब किया गया था? भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया था 2002 ईस्वी में, और उसके बाद यह कॉन्सेप्ट नया आया था। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। और इसकी मूल डिजाइन अगर हम बात करें तो 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन का प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कब पेश किया गया था। 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के मूल डिजाइन का प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता की सिफारिश किस समिति के द्वारा दी गई थी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा, जिसका गठन किया गया था 1986 में, राजीव गांधी की सरकार जिस समय थी उस समय। और इन्होंने सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसको कुछ अधिकार दिया जाए जिससे पंचायतों का संचालन अच्छे से ग्रामीण स्तर पे चलाया जा सके, और जो स्थानीय स्वशासन है इसको और व्यापक स्तर पे बढ़ाया जा सके, और महात्मा गांधी की जैसी जो एक स्वप्न था उसको पूरा किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के कार्य निर्वहन अधिनियम 1969 में यह प्रावधान किया गया था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद का जो संचालन है या कार्यों का जो निर्वहन है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। यह प्रावधान कब किया गया था? राष्ट्रपति कार्य का निर्वहन अधिनियम 1969 के प्रावधान द्वारा ऐसा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आप लोग बस अच्छे से देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए, और जो मैं बोलता हूँ वो सुनते रहिए। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पोस्ट कम है तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए आप लोगों को अपनी तैयारी और अच्छे से करनी होगी। ठीक है, जो भी पढ़ें इतना अच्छे से पढ़ें कि फिर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अब ऐसा टाइम नहीं है कि आप लोग एक बार पढ़ें फिर एक बार रिवीजन करें। तो कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा टाइम लेकर के पढ़िएगा, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा कि रिवीजन करने का जो एक सिस्टम है वो कम से कम मतलब ऐसा हो कि रिवीजन करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 ईस्वी में जो गठन किया गया था, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, और इसके दो अन्य सदस्य थे, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और दो सदस्य एन.एम. कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इसमें जो पहला संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था, जिसके अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार से संबंधित जो है कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि पहले संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार को व्यापक स्तर पर किया गया और इससे संबंधित जो मामले हैं उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, और यह कहा गया कि यह सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई संशोधन या इसकी सुनवाई या इस पर पुनर्विचार जो है वह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है पहले संविधान संशोधन द्वारा ही कुछ और भी प्रावधान किया गया था, जैसे अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 85, 87, अनुच्छेद 174, 176, 341, 342, 372 और 376, इस अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया था पहले संविधान संशोधन द्वारा ही। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय। और इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन द्वारा अर्थात 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में बहुत व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया था। इसमें इसी के द्वारा जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A। देखिए, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A, यह 3 जो है नए नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे और उनके विकास, उनकी वृद्धि के लिए विशेष प्रावधान करे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। साथियों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शन से रिलेटेड जो भी डाउट हैं,
जो भी प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं उन प्रश्नों से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो सारे डाउट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कराया जाए जिसे प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया जा रहा है। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान किया गया है वो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। इसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए या फिर से राज्यपाल ऐसा प्रतिवेदन दे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, राज्य जो है वह संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, और तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर किसी को आपातकालीन प्रावधान वाला, आपात वाला जो सिस्टम है पूरा, उसको अच्छे से कवर करना है तो 20-25 मिनट का वीडियो डाला गया है चैनल पे, आपको मिल जाएगा। उसमें सारे जो आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस किस संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, क्या उसमें नया बदलाव किया गया, आपातकाल के समय क्या स्थिति होती है केंद्र की, राज्य की, ठीक है, और कितने समय के भीतर जो है कब तक लगाया जा सकता है, कब तक अनुमति मिलनी चाहिए, ये सारे डाउट जो है उसमें क्लियर कर दिए गए हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 20-25 मिनट बहुत लंबा वीडियो नहीं है, तो अगर देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 में कहा गया है, 75 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर मंत्रियों की बात करें गया है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो है राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है और इसमें जो है कुछ समिति आयोग दिए गए हैं और इनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। तो कौन सी समिति किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें पुच्छी आयोग, पुच्छी आयोग का जो संबंध है साथियों वो है आपके केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, मदन मोहन पुच्छी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और अगर जस्टिस ए के माथुर की बात करें, जस्टिस ए के माथुर आयोग का संबंध है 7वें वेतन आयोग से। और उसके बाद के संथानम समिति का संबंध है, सीबीसी की स्थापना जो की गई थी वी के संथानम समिति के सुझाव के आधार पर ही की गई थी। तो सी का सही हो जाएगा ऑप्शन 4। और एन बोहरा समिति का जो संबंध है, अपराधियों के साथ जो राजनेताओं का संबंध है उससे संबंधित जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था एन बोहरा के अध्यक्षता में। तो डी का हो जाएगा 1। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बोडो भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह असम की आधिकारिक भाषा है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, तीनों सही है। अगर हम बात करें तो इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में और 22 भाषाओं में इसे शामिल किया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। और ये भी पूछ सकता है कि इसे किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और इसके अंतर्गत टोटल जो है 8 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इसे याद करने के लिए अगर ट्रिक आप चाहे तो बना सकते हैं BDMS, BDM साहब, या जैसे भी आप याद रखें, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और अब तक अगर देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में 3 बार भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, एक बार जो किया गया था वो है आपका 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दूसरा संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था, 71वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। और तीसरा हुआ था 2003 में 92वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में भाषाई राज्यों की मांग स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुई थी। एस के धर आयोग भाषाई आधार पर कुछ राज्यों के गठन के पक्ष में थे। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। जो कहा जा रहा है कि भारत में भाषाई राज्यों की मांग स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुई थी, यह गलत है। स्वतंत्रता के पहले से ही भाषाई राज्यों या भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग प्रारंभ हो गई थी। और एस के धर आयोग ने भाषाई आधार पर इसका जो गठन किया गया था, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को नकार दिया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो है इसको बनाए रखना, प्रशासनिक जो राज्यों का गठन हो प्रशासनिक होना चाहिए, न कि भाषाई होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से राज्यों की उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम के अनुसार सही कूट का चयन कीजिए। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। केरल राज्य के गठन की अगर हम बात करें, केरल राज्य का गठन हुआ था 1956 में। 1956 में। हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था आपके 1970 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी, महाराष्ट्र का गठन किया, केरल का हुआ था आपका गठन 1956 में। महाराष्ट्र का जो गठन किया गया था वो 1960 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 1970 में। और मणिपुर का जो गठन किया गया था वो 1972 में किया गया था। तो ऐसे अगर सुमिलित करने के लिए आ जाए या फिर से किसी भी तरह से पूछे, आप लोग बस उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। अनुसूची दी गई है और विषय दिया गया है। तीसरी अनुसूची शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। छठी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है। और सातवीं अनुसूची समवर्ती सूची। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। छठी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों की बात नहीं की गई है। छठी अनुसूची के अंतर्गत कुछ विशेष राज्यों, 4 राज्यों की बात की गई है, जिसके अंतर्गत त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों की बात जो है छठी अनुसूची के अंतर्गत की गई है। ठीक है, जबकि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, उनका प्रावधान, मतलब पूरे भारत में जो ऐसे क्षेत्र हैं उनके बारे में कहा गया है पांचवी अनुसूची में। तो मतलब विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो पांचवी अनुसूची में किया गया है। छठी अनुसूची में बस इन 4 राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अगर आप लोग इसे याद करना चाहें तो एम एटीएम एम ऐसे जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे हो जाएगा आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, बाकी यानी जो विकल्प दिए गए वो सही सुन लीजिए। तीसरी अनुसूची जो शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो करना है उससे रिलेटेड है। सातवीं अनुसूची जो आपकी समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है, जबकि छठी अनुसूची AMTM अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति को सलाह दे सकता है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक लोक लेखा समिति को। देखिए, सार्वजनिक लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 का जो मनोनयन है, 15 का चुनाव जो है लोकसभा से होता है और 7 का जो है वो राज्यसभा से होता है। इनकी नियुक्ति टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा से, 7 सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा से होती है। और इसका जो अध्यक्ष है वह विपक्षी दल का कोई नेता होता है। और कैग जो है इसके वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करती है और उसे सलाह देती है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है अंतिम होता है। और लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। संसदीय मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2005 में पहला संसदीय फोरम जल संरक्षण और प्रबंधन पर गठित किया गया था और वर्तमान में 7 सदस्यीय फोरम कार्यरत है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। वर्तमान समय में अगर सदस्यीय फोरम की बात करें तो वो टोटल 8 है, न कि 7 है। तो दूसरा गलत है, जबकि पहला सही है। और पहला जो सदस्यीय फोरम का गठन किया गया था वह जल संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित था, जिसका गठन किया गया था 2005 में। तो पहला गलत सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में सही नहीं है। राज्यपाल के महाधिवक्ता का पद राज्यपाल प्रसाद पर्यंत होता है। महाधिवक्ता का पद जो है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। वह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है और साथ ही उन्हें पद से हटा भी सकता है। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य की नियुक्ति करता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान और विघटित कर सकता है। सत्रावसान और विघटन कर सकता है।
इसका जो सही आंसर वो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वह सही है, बी जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष इसके सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इसको हटाने का जो शक्ति दी गई है वह इसके पास नहीं है, हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और बात करें अगर हम, अभी हाल ही में एक प्रावधान किया गया है, जैसे पहले लोकसभा में 2 और राज्य की विधानसभाओं में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय से प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे, उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला भी देखा जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें नहीं दिया गया, तो इम्पोर्टेंट वो है, मतलब बी वाला प्रत्यक्ष रूप से सही है, तो बी सही मान लीजिएगा, लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में या राज्यों की विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों का मनोनयन होता था उसको समाप्त कर दिया गया, उनकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया गया है। भारत का प्रथम राज्य जहां संवैधानिक तंत्र असफल होने के कारण आपातकाल लगाया गया था, इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, पंजाब में लगाया गया था, और यह लगाया गया था 1951 में। और यह पहला ऐसा राज्य था जहां संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था। अनुच्छेद दिया गया है, विषय दिया गया है, तो इसमें जो है आपको बताना है कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 163, यह राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यह प्रावधान करता है। अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री एक अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान जो है 164 में किया गया है। अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। इसका सही आंसर साथी ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165 जिसमें कहा गया कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, यह गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, जबकि राज्य की विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 178 में किया गया है, 178 में किया गया, जबकि 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। ठीक है, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन किससे सुमिलित है। देखिए, अगर हम बात करें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था। तो इसके अंतर्गत जो है प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और विलियम बेटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा इसके द्वारा प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथककृत कर दिया, मतलब इसको एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये, तो कह सकते हैं देखिए ए का जो है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा 3। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर लागू हो सकती है, ऐसा पहले में कहा गया है। दूसरे में कहा गया कि कैबिनेट से लिखित सिफारिश मिलने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही सुमेलित हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जिसका प्रावधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है और जिसमें कहा गया कि 1 महीने के अंतर्गत जो है 1 महीना 30 दिन के अंतर्गत सदन से जो है इसकी सिफारिश मिल जानी चाहिए और इस मिलने सदन मतलब इसकी सहमति मिलने के बाद जो है आपातकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। मताधिकार का अधिकार, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्ता।
बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। चारों विकल्प सही हैं और इन चारों विकल्प मतलब जो दिए गए हैं सारे शक्तियाँ सारे प्रावधान जो है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, या कह सकते हैं कि दी गई थी। और इसी के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 ईस्वी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। भारत में न्यायपालिका समीक्षा का तात्पर्य, न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है? भारत में अगर न्यायिक समीक्षा का बात करें हम, तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के ज्ञान पर सवाल उठाने की न्यायपालिका की शक्ति। मतलब न्यायपालिका द्वारा विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा जांच करती है कि वह कानून के सम्मत है, संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है, लोगों के मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहा है। अगर ये सारे क्राइटेरिया को अच्छे से फुलफिल करता है तो वह जो ठीक है, नहीं तो अगर वह संविधान का अतिक्रमण करता है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है नागरिकों के, तो फिर न्यायालय द्वारा इसको जो है समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और यही न्यायिक समीक्षा है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका किसी भी कानून के न्यायिक संविधान के अतिक्रमण वगैरह के आधार पर इसकी जांच करती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और होटलों में बच्चों के अधिकारों का निषेध। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध यह किया गया है इसका प्रावधान अनुच्छेद 23 में, और कारखानों और होटलों में बच्चों के अधिकारों का निषेध जो किया गया वह 24 में किया गया है। और ये दोनों अधिकार जो हैं मौलिक अधिकार, वह शोषण के विरुद्ध दिए गए मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। जबकि यानी की बात करें छुआछूत उन्मूलन, यह दिया गया है अनुच्छेद 17 में आपके अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। ठीक है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा जो बात कर इसकी की गई है वह जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 में इन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई है, जिसके अंतर्गत इन्हें अपनी शिक्षण पद्धतियों को अपनाने या फिर से किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में इनके प्रवेश पर निषेध, तो इन सब बारे में प्रावधान किया गया। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संघ इकाई को सभी राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, मतलब समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, या संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है। यह गलत है। भारत में जो भारतीय संघवाद जो है वह एक समझौते का परिणाम नहीं है। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का संघवाद एक समझौते का परिणाम है, जबकि भारतीय संघवाद समझौते का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वह गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी। प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया है, उसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, इन सब का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वह गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्यसभा अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। आपको बताना है कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरी में कहा गया है कि राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात धन विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकती, यह गलत है। राज्यसभा को चर्चा करने का अधिकार दिया गया है, वह जो है बस इस पर मतदान नहीं कर सकती है। ठीक, वोट नहीं कर सकती है। तो तीसरा गलत है, जबकि पहला और दूसरा सही है। जब कोई विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सदन का 2/3 बहुमत या सदन का पूर्ण बहुमत। इसका जो सही आंसर साथियों बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होता है। नेक्स्ट देखिए, और इसमें पूछ सकता है कि संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? संयुक्त बैठक का आह्वान जो है आहूत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो पूछ सकता है कि संयुक्त बैठक का आह्वान कौन करता है या उसकी किसके द्वारा संयुक्त बैठक को आहूत किया जाता है? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत शामिल है?
इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारी सरकार द्वैध शासन की शुरुआत, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही दूसरा गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान है वह किया गया था 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, 1909 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, जबकि पहला जो है वो सही है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट देखिए, 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें साथियों तो यह जोड़ा गया था जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार किसी विदेशी के लिए उपलब्ध नहीं है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, भाषण देने का अधिकार। ठीक है, जो आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। जबकि कानून के समक्ष समता, जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता अनुच्छेद 14, जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 और पूर्वव्यापी कानून के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार अनुच्छेद 20 और 22 से संबंधित जो प्रावधान है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, मतलब दोष सिद्धि अगर ठहराया जा चुका है तो उसे जो है क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 20, 14, 21 और 20। तो यह जो है विदेशियों को भी प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 19 जो है प्राप्त नहीं है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जिसके अंतर्गत है आपका अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। यह ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कहीं भी पूछ सकता है, बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ एवं सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय दिया गया था? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, संसद कुछ मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद कुछ मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है, या कह सकते हैं कि संसद को कुछ मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, तो इन दोनों वादों में ये पूछ सकता है कि यह किससे संबंधित है, या फिर इनसे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसमें क्या कहा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। और साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करते आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी? 24वें संविधान संशोधन द्वारा किसे चुनौती दी गई थी? केशवानंद भारतीवाद केस को, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद या शंकरी प्रसादवाद? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है, शंकरी केशवानंद भारतीवाद को जो है इसमें चुनौती दी गई थी। ठीक है, जिसमें यह कहा गया था कि संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन 24वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें मौलिक अधिकारों को कम करके ऐसा प्रावधान किया गया था, मतलब उसकी आज़ादी को कम किया गया था। जिसके बाद जो है इसे देखा जाता है कि 24वां संविधान संशोधन केशवानंद भारतीवाद का उल्लंघन है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर के बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 को की गई थी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डी जो है वो गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग की जो स्थापना है वह 25 जनवरी 1950 को किया गया था, न कि 1951 को। अन्य विकल्प सही हैं। साधारण तथा सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, कैबिनेट द्वारा। कैबिनेट द्वारा, जिसमें आमतौर पर 15-20 मेंबर होते हैं जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं यह इन्हीं मंत्रियों द्वारा मिलकर के लिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जैसे अगर वर्तमान समय में बात करें, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें कैबिनेट में जैसे अमित शाह आ गए, राजनाथ सिंह आ गए, ठीक है, और नितिन गडकरी जी आ गए। ऐसे जो नेता हैं, एस जयशंकर आ गए, निर्मला सीतारमण आ गई, ये लोग हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, और सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वह इन्हीं लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। अगर पहले की हम बात करें, इसमें कह रहा है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं। धन विधेयक क्या है, ये है, ठीक। और सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, ये बड़ा वाला वित्त विधेयक, मतलब ये छोटा वाला धन विधेयक है, बड़ा वाला वित्त विधेयक है। तो ये सभी धन विधेयक, ये तो वित्त विधेयक है क्योंकि वित्त विधेयक के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक तो यही है, ये वाला हिस्सा तो नहीं है ना, तो ये कोई और विधेयक है, ठीक है। तो यही जो है दोनों सही हो जाएगा कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। अनुच्छेद 21 सब क्लॉज क, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किया गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 1966 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद राजमन्नार आयोग, इसका गठन किया गया था 1969 में। सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 ईस्वी में। और थुंगन समिति का गठन किया गया था 1988 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पूछ सकता है कि कौन सी समिति या कौन सा आयोग जो है किससे संबंधित है। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो भारत के प्रशासन और उसके अधिकार क्या है उसका डिफाइन करने के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। राजमन्नार आयोग का जो गठन किया गया था, इस समिति का मुख्य उद्देश्य था केंद्र राज्य विवाद से संबंधित सुझाव देना। सरकारी आयोग, ये भी केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए इसका भी गठन किया गया था। थुंगन समिति का जो गठन किया गया था वो पंचायती राज से संबंधित सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समितियां आयोग जो हैं किससे रिलेटेड हैं, इनका गठन किस लिए किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है। 1996 को पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में इसका विस्तार करना, जनजाति समुदायों की परंपराओं और रिवाजों की सुरक्षा तथा उसका संरक्षण करना, जनजाति क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए एक निकाय को बनाना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। डी गलत है जबकि अन्य विकल्प सही हैं। लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर कितने महीनों तक यदि राज्यसभा कोई निर्णय नहीं लेती है तो वह लोकसभा के पास वापस चली जाती है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी 6 महीने। और इसके बाद जो है क्या है कि आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, लेकिन संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके अन्य कोई मामला है जो लोकसभा और राज्यसभा के मध्य गतिरोध का कारण बना है, तो इसके संदर्भ में अगर 6 महीने तक गतिरोध होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है, ठीक है, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 108 में, ठीक। संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय देने का अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। लोकसभा के लिए इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए सीटें आवंटित है 7। लोकसभा के लिए 7 सीटें आवंटित हैं, ठीक है। और राज्यसभा के लिए आपकी जो सीटों की बात करें तो वह 3 सीटें आवंटित हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकसभा के लिए 7 हैं और राज्यसभा के लिए 7 हैं। राष्ट्रीय आपातकाल संसद की सहमति से प्रभाव में रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल संसद की सहमति से प्रभाव में रहता है अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए, अधिकतम 6 महीने के लिए, अनिश्चित काल के लिए। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है 6 महीने की स्वीकृति के आधार पर, ठीक है। इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। साथियों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।